नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2009 का पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में हम लोग जानेंगे कि आयोग द्वारा क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों के आंसर जानने का प्रयास करेंगे। आज की यह क्लास जो है वह टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा जो विद्यार्थी टीजीटी एवं पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज की यह क्लास महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रिवीजन के उद्देश्य से भी आज की यह क्लास महत्वपूर्ण है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दिसंबर 2009 में यूजीसी नेट में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। 1 नंबर प्रश्न है, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल नियम किस काल में लागू होते हैं? बाजार काल में, ऑप्शन ए में दिया गया है, बी में अल्पकाल में, सी में दीर्घकाल में और डी में सुदीर्घ काल में। तो पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल का नियम जो है वह पैमाने का पूछा गया है तो दीर्घकाल में लागू होता है, और अगर परिवर्तनशील या परिवर्तनीय अनुपातों का नियम पूछा जाता तो अल्पकाल में लागू होता है। तो पैमाने का ह्रासमान नियम जो है दीर्घकाल में लागू होता है, इसलिए 1 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा सी। अगला 2 नंबर प्रश्न है, श्रम के लिए फर्म की मांग व्युत्पन्न मांग है क्योंकि वो निम्नांकित पर निर्भर करती है। देखते हैं, ये तो पता है कि श्रम की मांग जो है व्युत्पन्न मांग है, तो वह पूछा गया है किस किस पर निर्भर करती है? वस्तुओं एवं सेवाओं जिनका उत्पादन करने में श्रम मदद करता है की मांग पर निर्भर करती है। श्रम और उत्पादन के अन्य कारकों के बीच प्रतिस्थापन की डिग्री पर निर्भर करती है। श्रम की मांग की लोच पर निर्भर करती है या उत्पादन के अन्य कारकों पर निर्भर करती है। तो श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग है क्योंकि श्रम की मांग जो है वस्तुओं एवं सेवाओं जिनका उत्पादन करने में श्रम मदद करता है उनकी मांग पर निर्भर करती है, इसलिए ए सही आंसर है। 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, सामाजिक कल्याण फलन की मान्यताएं हैं, सैद्धांतिक हैं, अभिग्रहतीय हैं, प्रकाल्पनिक हैं और आनुभाविक हैं। तो सामाजिक कल्याण फलन की जो मान्यताएं हैं वह प्रकाल्पनिक हैं, तो सही आंसर सी है 3 नंबर प्रश्न का। अगला 4 नंबर प्रश्न है, क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किस ओर प्रवृत्त करती है? कीमत स्तर में गिरावट की ओर, बचतों में वृद्धि की ओर, निवेश में कमी की ओर, कीमत स्तर में वृद्धि की ओर। तो क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि जो है वह बचतों में वृद्धि की ओर जो है संकेत करती है, तो बी आंसर सही है 4 का। अगला 5 नंबर प्रश्न है, एलएम वक्र में खिसकाव किस कारण से होता है? स्वायत्त निवेश में वृद्धि से, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से, उपभोग में वृद्धि से, बचत की दर में वृद्धि से। तो एलएम में जो खिसकाव होता है वह मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से होता है, तो बी आंसर सही है। एलएम वक्र में शिफ्टिंग जो है मौद्रिक नीति में परिवर्तन पर निर्भर करता है, जबकि आईएस में जो शिफ्टिंग होती है वह राजकोषीय नीति पर निर्भर करता है। एलएम वक्र में जो खिसकाव होता है वह खिसकाव जो है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण होता है। एलएम मुद्रा की आपूर्ति जब बढ़ती है तो एलएम जो है वह दाईं ओर शिफ्ट होता है। हम लोग जानते हैं मुद्रा की आपूर्ति वक्र का स्वरूप जो है वह धनात्मक ढाल का होता है, और जब मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ती है तो एलएम वक्र जो है वह दाईं ओर खिसक जाता है। यह एलएम वक्र नया रूप धारण कर लेता है। इसके एक्स अक्ष पर राष्ट्रीय आय को दिखाया गया है तथा वाई अक्ष पर ब्याज दर को दिखाया गया है। तो एलएम वक्र जो है राष्ट्रीय आय एवं ब्याज दर के बीच संबंध की बात करता है, जो है कैसा संबंध बता रहा है? धनात्मक संबंध बताता है। इसी प्रकार से जब मुद्रा की आपूर्ति घटती है, मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में एलएम वक्र जो है वह बाईं ओर खिसक जाता है, तो यह प्रारंभिक एलएम वक्र हो जाएगा। तो जब आपूर्ति घटेगी तो एलएम वक्र यह हो जाएगा, तो वह बाईं ओर खिसक जाएगा। इसी प्रकार से तरलता जाल या तरलता अधिमान बढ़ने पर
एलएम वक्र बाएं तरफ शिफ्ट होगा। तरलता अधिमान बढ़ने पर एलएम वक्र जो है वह बाएं तरफ शिफ्ट होगा। यह प्रारंभिक एलएम वक्र है और तरलता अधिमान जब अर्थव्यवस्था में तरलता ज़्यादा बढ़ी मुद्रा की तो यह एलएम वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। यह आईएस वक्र है, एलएम वक्र यह प्रारंभिक है और यह नया एलएम वक्र हो जाएगा। यह बाईं तरफ शिफ्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब एलएम वक्र बाईं तरफ जाएगा तो इससे नेशनल इनकम में कमी आएगी। राष्ट्रीय आय यह थी प्रारंभ में, फिर उसके बाद एलएम वक्र जब बाईं ओर शिफ्ट हो गया तो राष्ट्रीय आय यह हो गई और ब्याज दर में वृद्धि आएगी। ब्याज दर यह इतनी बढ़ गई ब्याज दर और राष्ट्रीय आय कम हो गई। तो एलएम तरलता अधिमान बढ़ने पर एलएम वक्र बाईं तरफ जब शिफ्ट होता है तो उससे राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में कमी आती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट में ब्याज दर में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से जब तरलता अधिमान घटता है या कम होता है, तरलता अधिमान जब कम होता है तो एलएम क्या होता है, तब ऐसी स्थिति में एलएम जो है वह दाएं तरफ शिफ्ट होता है। मान लेते हैं प्रारंभिक एलएम है, फिर यह दाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो दाएं तरफ जब एलएम वक्र शिफ्ट होता है या आईएस वक्र है जो ऋणात्मक ढाल का है आईएस वक्र, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब एलएम वक्र दाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है या दाएं तरफ शिफ्ट हुआ तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, नेशनल इनकम जो एक्स अक्ष पर दिखाई गई है, नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है और ब्याज दर कम हो रहा है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। नेशनल इनकम प्रारंभ में यह थी, जब क्या हुआ, यह एलएम वक्र दाएं शिफ्ट हुआ तो राष्ट्रीय आय बढ़ के यह हो गई और इसी प्रकार से ब्याज दर घट जाती है तो ब्याज दर घट के यह हो गई। तो जब तरलता अधिमान घटता है तो एलएम वक्र जो है दाएं शिफ्ट होता है और जब यह एलएम वक्र दाएं शिफ्ट होता है तो ऐसी स्थिति में ब्याज दर घटती है और नेशनल इनकम बढ़ती है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, एलएम वक्र में खिसकाव किस कारण से होता है, तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से होता है। अगला, फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है, आय और उपभोग, आय और कीमत स्तर, आय और निवेश, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। तो फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच संबंध की बात करता है, इसलिए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, डी है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, रोलिंग प्लान या अनवरत योजना की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। तो अनवरत योजना की अवधारणा सबको पता है, गुन्नार मिडल द्वारा प्रतिपादित की गई थी और भारत में अनवरत योजना को लागू करने का श्रेय जो है प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला को जाता है और अनवरत योजना जो है वह 5वीं 5 ईयर प्लान जो है को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर 1978 में लागू की गई थी। यह योजना, अनवरत योजना 1978 में लागू की गई थी। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि भारत में अनवरत योजना को लागू करने का श्रेय किसे जाता है, तो डी.टी. लकड़वाला को जाता है और रोलिंग प्लान की अवधारणा या अनवरत योजना की अवधारणा जो है वह गुन्नार मिडल द्वारा दी गई अवधारणा है। अच्छा, अगर पूछा जाए गुन्नार मिडल संतुलित विकास से समर्थन अर्थशास्त्री थे या असंतुलित विकास से समर्थक अर्थशास्त्री थे, तो मिडल जो है संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात प्रतीकात्मक रूप से कैसे लिखा जाता है। तो वर्धमान पूंजी अनुपात प्रतीकात्मक रूप में डेल्टा के अपान डेल्टा वाई द्वारा लिखा जाता है। डेल्टा के अपान डेल्टा वाई डेल्टा एल द्वारा लिखा जाता है। एल वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात प्रतीकात्मक रूप में डेल्टा के अपान वाई, तो यह सही, बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, सी आंसर सही है। इसका जो सही 8 का सही आंसर सी है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, असंतुलित समृद्धि के विकास के हिमायत कौन नहीं है इन दिए गए अर्थशास्त्रियों में। असंतुलित विकास के हिमायती अर्थशास्त्रियों में कौन अर्थशास्त्री नहीं है। तो हर्समैन जो है असंतुलित विकास के प्रणेता माने जाते हैं। इसके अलावा H.W. सिंगर समर्थक माने जाते हैं
और किंडलबर्गर भी जो है वह असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में माने जाते हैं। इसके अलावा लेविनस्टीन और पॉल स्टीडम जो है असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में है। लेविस जो है वह असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री नहीं, लेविस जो है संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। लेविस श्रम अतिरेक के माध्यम से विकास करने की बात करते हैं, तो लेविस जो है संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में है। इसके अलावा रोडान और रेगनरनर्क्स जो है संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। तो यहाँ असंतुलित विकास सिद्धांत के जो हिमायती नहीं है वह लेविस है, तो बी आंसर सही है 9 नंबर प्रश्न का। अगला 10 नंबर प्रश्न है विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व कौन सा समूह करता है? तो विकासशील देशों का जो समूह है इनमें से G77 है। G77 जो है विकासशील देशों के हितों का समर्थन करता है। इसके अलावा G7 जो है विश्व की सबसे बड़ी 7 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित संगठन है। अगला जो प्रश्न है, जो निधियां सरकार की संपत्ति नहीं है क्या कहलाती हैं? जो निधियां सरकार की संपत्ति नहीं है उसे क्या कहते हैं? देखो, संविधान में आकस्मिक निधि, समेकित निधि और सार्वजनिक निधि या सार्वजनिक लेखा, इन 3 निधियों का जिक्र किया गया है। आकस्मिक निधि किसे कहा जाता है? तो आकस्मिक निधि का वर्णन जो है 200 संविधान के अनुच्छेद 267 के अंतर्गत है। आकस्मिक निधि या आकस्मिक कोष जो है आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए रखी गई राशि होती है, जो केंद्र सरकार के संबंध में राष्ट्रपति तथा राज्य सरकार के मामले में राज्यपाल के पास यह जो कोष है रहती है। ऐसे व्ययों को निकालने के लिए संसद से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, और बाद में धन निकालने के बाद जब कोई आकस्मिक आवश्यकता पड़ती है तो उस समय धन निकाला जाता है, और धन निकालने के बाद जो है उतना ही धन बाद में फिर से इसी आकस्मिक कोष में जमा कर दिया जाता है। और वर्तमान में आकस्मिक कोष का जो फंड है, फंड की स्वीकृति है वह 500 करोड़ रुपए की है। तो आकस्मिक कोष आकस्मिक घटनाओं के लिए रखा जाता है। इसी प्रकार से एक जो निधि है वह है समेकित निधि। तो समेकित निधि जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में समेकित निधि का वर्णन है। समेकित निधि जो है मुख्य रूप से वह कोष है जिसमें भारत सरकार की संपूर्ण राजस्व प्राप्तियाँ, जितना भी सरकार पैसा प्राप्त करती है, सब रखा जाता है समेकित कोष में। सरकार द्वारा निर्गत ट्रेजरी बिल्स इसी में रखे जाते हैं समेकित कोष में। जितना भी ऋण लेती है वह भी समेकित कोष में ही रखा जाता है। और समेकित कोष से जब पैसा निकाला जाता है तो उसके लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। तो समेकित कोष जो होता है वह सरकार की जितनी भी राजस्व प्राप्तियां होती हैं उन सबको व्यक्त करता है। इसी प्रकार से एक होता है सार्वजनिक लेखा। तो सार्वजनिक लेखा का जिक्र जो है या सार्वजनिक खाता का जिक्र जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। 266(1) कह सकते हैं। इसमें ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो राजस्व जो वास्तव में क्या होता है सरकार की नहीं होती हैं, बल्कि सरकार इस संपत्तियों को दूसरों के लिए अपने पास रखती है, इन्हें बाद में लौटाना पड़ता है, और इसे निकालने के लिए संसद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो निधियां सरकार की संपत्ति नहीं होती हैं, तो सार्वजनिक लेखा में जो निधियां रखी जाती हैं या सार्वजनिक खाता में जो निधियां रखी जाती हैं वह सरकार की संपत्ति नहीं होती है। उसे सरकार को कहीं ना कहीं या कभी ना कभी वापस करना पड़ता है। इस निधि के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्प बचत योजना का जो पैसा होता रखा जाता है, संचित कोष का पैसा रखा जाता है, जमा तथा अग्रिम बीमा का भी पैसा इसी में रखा जाता है। तो एक प्रकार से यह सरकार जो इसमें सार्वजनिक लेखा में जो पैसा रखा जाता है, पैसा जो होता है वह सरकार की संपत्ति नहीं होती है। और 11 नंबर प्रश्न में यही पूछा गया, जो निधियां सरकार की संपत्ति नहीं होती हैं वह हैं, तो वह निधियां जो है सार्वजनिक लेखा होती है। और यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीमा का पैसा
लेखा या किस खाता में रखा जाता है, तो बीमा का जो पैसा होता है वह सार्वजनिक खाता में रखा जाता है। इसके अलावा जो सरकार का राजस्व होता है और सरकार जो ऋण लेती है, यह सब समेकित निधि के अंतर्गत रखा जाता है, समेकित कोष के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या है? जिस घाटे के बजट में घाटे को पूरा करने के जरिए पूरा किया जाता है, क्या कहलाता है? तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। करों के माध्यम से जो घाटा पूरा किया जाता है उसे संतुलित बजट कहा जाता है। तो 12 का सही आंसर ये है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, राल प्रेविस का तर्क किस पर व्यापार चक्रों के प्रभावों से संबद्ध है? तो व्यापार की शर्तों से। व्यापार की शर्त ए में दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच अंतर क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन, अदृश्य चीज़ों का शेष, चालू खाते का शेष, पूंजी खाते का शेष। तो सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच का अंतर जो होता है वह चालू खाते का शेष होता है, इसलिए सही आंसर सी है। अदृश्य खाता या अदृश्य खाते का शेष या इसे चालू खाते का शेष भी कहा जाता है। इसमें ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विस शामिल होता है, उसे चालू खाते का शेष कहा जाता है। जिसमें ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विस शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? चालू खाते का शेष कहा जाता है, चालू खाता कहा जाता है। और जिसमें ट्रेड इन कैपिटल होता है उसे पूंजी खाता कहा जाता है। तो इस प्रकार से सही आंसर 15 का सी है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक उद्यमों का विकास सिर्फ उद्योगों में होता है, उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग में, मुख्य और मूलभूत उद्योग में, सेवाओं में, सभी में? तो सभी में होता है, सभी में। डी में दिया गया, डी सही है। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, क्या है? 2007-8 के आर्थिक सर्वेक्षण, तो इसमें जो है चालू खाता शेष जीडीपी का कितना % पूछा गया है? तो चालू खाता घाटा जीडीपी का जो है 1.1% है, और यह था 2007-8 में, और 2022-23 में भी यह 1.1% था, और 2023-24 की सेकेंड तिमाही में यह जीडीपी का जो चालू खाता शेष था वह जीडीपी का 1.3% था, जो 11.3 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास पैसा बनता था। अगला 18 नंबर डाटा से है, तो सीडीएस के आधार पर भारत में 2004-5 में बेरोजगारी की विस्तार सीमा क्या थी? तो 8.28 थी। अगला 19 नंबर प्रश्न है, दो चरों के बीच संबंध की डिग्री निर्धारित करने वाली सांख्यिकी तकनीक क्या कहलाती है? बिखराव सूचकांक संबंध, सहसंबंध। दो चरों के बीच संबंध की डिग्री निर्धारित करने वाली सांख्यिकी तकनीक जो है सहसंबंध कहलाती है। 19 का सही आंसर डी है। अगला 20 नंबर, किस सूचकांक विधि में ऊर्ध्वगामी अभिनत झुकाव होता है? तो ऊर्ध्वगामी अभिनत झुकाव जो है वह लैस्पेयर के सूचकांक में होता है। तो लैस्पेयर ए में दिया गया है, ए सही है। अगला प्रश्न है, नोट नीचे 2 कथन दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 21 से 30 तक अभिकथन और तर्क के हैं, के नीचे दिए कोडों से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें कथन, अभिकथन और तर्क के माध्यम से उत्तर देना है। देखते हैं 21 नंबर क्या है। एमआर और एआर के गिरने की स्थिति में एआर की तुलना में एमआर के गिरने की दर ज़्यादा होती है। एआर एमआर, ठीक है। एमआर और एआर दोनों वक्र रेखीय और नकारात्मक रूप से ढलवा होते हैं। तो एआर और एमआर का अगर आरेख बनाया जाए तो यह ऐसा आरेख बनेगा, यह एआर हो जाएगा, यह एमआर हो जाएगा। तो दोनों आंसर सही हैं और यह स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो 21 में जो सही आंसर हो जाएगा वह बी है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर में क्या है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म का दीर्घकालीन औसत आगम वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के नकारात्मक रूप से ढलवा भाग को स्पर्श करता है। अगला तर्क आर क्या है,
एकाधिकारी स्पर्धा के अंतर्गत फर्म की मांग वक्र तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लोचनीय होती है। तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म का दीर्घकालीन औसत आगम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के नकारात्मक रूप के ढलवा भाग को स्पर्श करता है। तो सही है, यह भी अभिकथन सही है। और एकाधिकारी स्पर्धा के अंतर्गत फर्म की मांग वक्र तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लोचनीय होती है, तो यह भी सही है। तो इसमें भी ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसका स्पष्टीकरण, ए और आर दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी है, तो इसलिए इसका सही आंसर ए है। 22 का 21 का सही क्या था? 21 में बी सही था। 21 में सही आंसर बी था और 22 में ये है। अगला 23 नंबर प्रश्न क्या है? अभिकथन ए, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र का ढलान ऊर्ध्वाकार होता है। ठीक है, ए सही है। भावी मुद्रास्फीति के बारे में प्रत्याशाएं ही दीर्घकाल में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विकल्प की गैरमौजूदगी का मूलभूत कारण है, तो यह भी सही है। तो 23 में ए और आर दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है, तो 23 का सही आंसर बी है। अगला 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जीवन चक्र परिकल्पना आनुपातिक और दीर्घकालिक आनुपातिक उपभोग फलनों का सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा करती है। आनुपातिक और दीर्घकालीन आनुपातिक, और आर में क्या दिया गया है? अल्पकालिक आनुपातिक उपभोग फलन से तात्पर्य है कि जब आय बढ़ती है तो एपीसी गिरती है, तो यह ए और आर दोनों सत्य हैं। लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए सी आंसर 124 में सही है। अगला 25 नंबर प्रश्न है, गुन्नार मेडल के अनुसार अल्पविकसित देशों में चक्रीय और संचयी कार्य कारण भाव विद्यमान रहता है। सही है। 25 में ए सही है। आर क्या है? निम्न जीवन निर्वाह और स्तर और निम्न उत्पादकता के बीच परस्पर स्वावलंबित करने वाली अंतःक्रिया होती है, तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी है। तो किसमें दिया गया है? ए और आर दोनों सत्य हैं और स्पष्टीकरण भी है, तो 26 में सही आंसर डी है। 26 का सही आंसर डी है। अगला 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। हैरड-डोमर मॉडल की मान्यता अनुसार पूंजी स्टॉक और आय प्रवाह के बीच स्थिर प्रौद्योगिकी संबंध है। तो हैरड अपने मॉडल में प्रौद्योगिकी को स्थिर मानते हैं, तकनीक को स्थिर मानते हैं, तो यह कथन सही है। यह मॉडल पूंजी उत्पाद अनुपात परिवर्तनीय मानता है, तो हैरड पूंजी उत्पाद अनुपात को परिवर्तनीय नहीं मानते, सोलो मानते हैं, हैरड-डोमर नहीं मानते, तो यह गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही और आर गलत किसमें दिया गया है? डी में दिया गया है, तो 26 का सही आंसर डी है। अगला 27 नंबर प्रश्न है, अभिकथन क्या ए दिया गया है? समयोपरि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था में भ्रांतिजनक सिद्ध हुआ है। पीओएल, पेट्रोलियम ऑयल, लुब्रिकेंट्स के आयातों की वजह से भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हो रही है। आर, तो 27 में समयोपरि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था में भ्रांतिजनक सिद्ध हुआ है, तो इसमें दोनों सही लग रहे हैं। ए भी सही है और आर भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसलिए सी आंसर सही है 27 का। अगला 28 नंबर प्रश्न है, लेस्पेयर का सूचकांक ऊर्ध्वगामी झुकाव रहता है। ठीक है। पासे का सूचकांक अधोगामी होता है, तो लेस्पेयर ऊर्ध्वगामी होता है और पासे अधोगामी होता है, तो ए और आर दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो बी सही है।
तो ए और आर दोनों सही है इसमें बी में, और स्पष्टीकरण है आर ए का स्पष्टीकरण है। तो 28 का सही आंसर बी है। अगला 29 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। घंटाकार वितरण वक्र में माध्य, माध्यिका और बहुलक एक समान होंगे, इसमें कोई वैषम्य नहीं है। घंटाकार वितरण वक्र में माध्य, माध्यिका और बहुलक एक समान होंगे, इसमें कोई वैषम्य नहीं है। तो इसमें 29 में डी सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। बाकी 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अभिकथन ए कॉलिन क्लार्क की परिकल्पना के अनुसार करारोपण की सुरक्षित उच्चतर सीमा राष्ट्रीय आय का 25% है, सही है। यदि यह 25% की सीमा से परे जाता है तो करारोपण का भार बहुत अधिक होगा, यह भी सही है। और ए और आर सही हैं दोनों, और यह स्पष्टीकरण भी कर रहा है, इसलिए सी सही है। अब अगला आगे क्या दिया गया है नोट में, प्रश्न संख्या 31 से 38 तक 31 से 38 तक परीक्षार्थी को सही कालानुक्रमिक क्रम में विकल्प का चयन करना है। तो इसमें वैल्यू एंड कैपिटल हिग्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन रिकार्डो द्वारा लिखी गई किताब है। ए रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी हिग्स द्वारा लिखी गई किताब है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यह केन्स की किताब का नाम है। सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन यह रिकार्डो ने 1817 में किताब लिखी थी। इसके बाद द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी यह किताब केन्स ने 1936 में लिखी थी। और फिर वैल्यू एंड कैपिटल हिग्स ने 1942 में यह किताब लिखी थी। और फिर इसके बाद ए रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, यह किताब भी हिग्स द्वारा 1962 में लिखी गई थी। तो इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा वह सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड ए में दिया गया है। तो 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 30 नंबर प्रश्न है, मोडबैट का प्रारंभ कब हुआ? तो मोडबैट जो है नई राजकोषीय नीति के तहत 1986 में लागू किया गया। उसके पहले संपदा शुल्क का समापन 1953 में ही कर दिया गया था। लागू 1953 में किया गया, समापन भी 1953 में किया गया। तो यह फर्स्ट हो जाएगा। संपदा कर कहाँ है? संपदा कर फोर्थ है। संपदा कर फोर्थ है, तो पहले 4 हो जाएगा। पहले 4 सी में दिया गया, तो 3 सी ही सही है। फिर इसके बाद मोडबैट 1986। बेकर का प्रारंभ जो है 1958 में हुआ था। और आनुवांशिक हित लाभ कर का प्रारंभ 2005 में हुआ था, जिसको हम लोग फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से सी आंसर सही हो जाएगा। लास्ट में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स या हित लाभ कर जो है वह सेकंड लास्ट में होगा, तो इसलिए सी आंसर सही है 32 नंबर प्रश्न का। अगला 33 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ परिकल्पनाएं दी गई हैं। तो निरपेक्ष आय परिकल्पना कीन्स की है 1936 में, थर्ड पहले हो जाएगा। फिर सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यूजनबरी की है 1949 में, तो सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यूजनबरी, तो यह फर्स्ट हो जाएगा। यह 3 यह फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद स्थायी आय परिकल्पना फ्रीडमैन की है 1957 में, और 1957 में ही मोदी गिलियानी की जीवन चक्र परिकल्पना 57 या 60 के आसपास की है। तो इस प्रकार से 3, 1, 4 और 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2 जीवन चक्र परिकल्पना सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो ए आंसर 33 का ए आंसर सही है। अगला 24 नंबर प्रश्न है, आधुनिकीकरण तेज एवं अनसमावेशी समृद्ध निर्धनता और आत्मनिर्भरता का निष्कासन, तेज और बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण। तो सबसे पहले तेज और बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हो जाएगा। तेज और बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण 4 सबसे पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा तेज और अनसमावेशी समृद्धि या असमावेशी समृद्धि सेकेंड हो जाएगा। फिर हो जाएगा
निर्धनता और आत्मनिर्भरता का निष्कासन थर्ड हो जाएगा, और फिर आधुनिकीकरण सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो ए फर्स्ट सबसे लास्ट में, सी में दिया गया है, तो सी आंसर सही है। 34 नंबर प्रश्न का अगला 35 नंबर प्रश्न है, WTO का निर्माण, गैट का उरुग्वे राउंड और गैट का निर्माण और अंकटाड। तो गैट की स्थापना GATT 1947, फिर अंकटाड 1967, फिर गैट का उरुग्वे राउंड 1986 से 94, और फिर सबसे लास्ट में 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना 1995। तो WTO सबसे लास्ट में, फर्स्ट सबसे लास्ट में होगा, तो फर्स्ट सबसे लास्ट में सी और बी में दिया गया है। उसके पहले गैट का निर्माण थर्ड आ जाएगा, थर्ड, फिर लास्ट सी आंसर 35 का सही है। अगला 36 नंबर प्रश्न है, यह थोड़ा सा फैक्चुअल प्रश्न है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सबसे लास्ट में प्रारंभ की गई थी। एक जिस ऑप्शन में सबसे लास्ट में होगा वह आंसर सही होगा, तो सी तो गलत हो जाएगा। तो ए सही है, बी और सी अभी, ए बी और डी अभी तक सही हुए हैं। और सबसे पहले IRDP चालू की गई थी। IRDP योजना जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 में चालू की गई थी। तो चार पहले हो जाएगा, 4 पहले 1 लास्ट में, तो यह भी गलत, यह भी गलत, तो सही आंसर डी है, डी सही हो गया। और उसके बाद जवाहर रोजगार योजना JRY का प्रारंभ जो है 1989 में हुआ, 1989 में हुआ। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का प्रारंभ जो है 1999 में हुआ था, और 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ हुआ, तो डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, SDR की रचना, IMF का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का विध्वंस, स्वर्णमान का प्रारंभ। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्वर्णमान का प्रारंभ होता है 1812 के आसपास, 1812, तो 4 पहले हो जाएगा, तो यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी, तो डी सही निकल रहा है 4 के हिसाब से। आगे देख लेते हैं। फिर स्वर्णमान का प्रारंभ के बाद IMF का निर्माण हुआ था 1944 में, ठीक है। फिर SDR की रचना IMF द्वारा 1969 में की गई थी, और फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का विध्वंस हुआ। तो इस प्रकार से डी आंसर सही है, इसका 37 का डी आंसर सही है। अगला 38 नंबर प्रश्न में इसमें वित्त आयोग के अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं। तो वित्त आयोग के अध्यक्षों के नाम में अगर देखा जाए तो सबसे लास्ट में कौन से वित्त आयोग हुए हैं, खुसरो हुए हैं, तो सबसे लास्ट में 3 हो जाएगा, और 3 सबसे लास्ट में, एक ही सी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए 38 का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला 39 नंबर प्रश्न में क्या है, नंबर प्रश्न में क्या है, एकाधिकार सिद्धांत की डिग्री, दोहरा मानदंड, फर्म का व्यवहार परक सिद्धांत, औसत लागत कीमत निर्धारण। तो एकाधिकार सिद्धांत की डिग्री, एकाधिकार सिद्धांत की डिग्री जो है वह M कैल्की द्वारा दी गई अवधारणा है। तो ए का जो मिलान होगा, ए का मिलान हो जाएगा थर्ड से। अब इसी प्रकार से बी, दोहरा मानदंड, तो दोहरा मानदंड जो है सेटोवस्की द्वारा दी गई अवधारणा है, फिर फर्स्ट हो जाएगा। फिर फर्म का व्यवहार परक सिद्धांत, तो फर्म का व्यवहार हर्बर्ट साइमन द्वारा दी गई अवधारणा है, तो सी का मिलान हो जाएगा 4 से। और औसत लागत कीमत निर्धारण जो है वह हॉलैंड हिच द्वारा दी गई अवधारणा है, तो हॉलैंड हिच, डी का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से, हॉलैंड हिच सेकंड में दिया गया, तो ए आंसर सही है 39 का। अगला 40 नंबर प्रश्न है, 40 में क्या है देखते हैं, क्षतिपूर्ति मानदंड या मापदंड, क्षतिपूर्ति मापदंड का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो क्षतिपूर्ति मापदंड का सिद्धांत जो है
वह कैल्डार हिक्स द्वारा दिया गया। तो ए का मिलान किससे है? ए का थर्ड से हो जाएगा। और असंभाव्य सिद्धांत, तो असंभाव्य सिद्धांत जो है केनेथ एरो द्वारा दी गई अवधारणा है, 4 से हो जाएगा। प्रबंधकीय विवेक मॉडल, तो प्रबंधकीय विवेक मॉडल जो है वह विलियमसन द्वारा दी गई अवधारणा है, तो सी का मिलान 1 से हो जाएगा। और लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत जो है नाइट द्वारा दी गई अवधारणा है, तो डी का मिलान हो जाएगा 2 से। तो डी का मिलान सिर्फ 2 से किसमें है? ए और बी में दिया गया है, तो ए का 3 से, तो बी आंसर सही है। 40 का अगला 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निरपेक्ष आय परिकल्पना। तो निरपेक्ष आय परिकल्पना जो है वह कीन्स द्वारा दी गई अवधारणा है। तो कीन्स जो है सेकंड में है। और तर्कसंगत प्रत्याशा, तर्कसंगत प्रत्याशा जो है रॉबर्ट लुकास द्वारा दी गई अवधारणा है। सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यूजनबरी। और नव कीन्सवादी मॉडल तो मैनक्यू द्वारा दी गई अवधारणा है। मैनक्यू अर्थशास्त्री नव कीन्सवादी मॉडल से संबंधित है। तो इस प्रकार से सेकंड थर्ड फोर फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर फर्स्ट सी में दिया गया है। तो 41 का सही आंसर सी है। अगला 40 नंबर प्रश्न है मुद्रा के मांग फलन का स्थायित्व। तो मुद्रा के मांग फलन की बात जो है फ्रीडमैन द्वारा की गई है। और मुद्रा पूर्ति स्फीति का सिद्धांत, तो मुद्रा पूर्ति स्फीति का सिद्धांत वेंट हैंसन द्वारा दिया गया है। तो ए का सेकंड से, बी का फर्स्ट से। ए का सेकंड, ए मिलान हो जाएगा सेकंड से और बी मिलान हो जाएगा फर्स्ट से। ए सेकंड बी फर्स्ट, तो बी आंसर सही है। 42 का जो सही आंसर है वह बी है। बाकी आगे सी, रोकड़ के लिए लेन देन मांग की ब्याज, तो यह टॉबिन द्वारा दी गई उदाहरण है, नहीं पेटिंकन द्वारा दी गई उदाहरण है। रोकड़ के लिए लेन देन मांग सिद्धांत या जेम्स टॉबिन और वास्तविक शेष प्रभाव पेटिंकन द्वारा दी गई उदाहरण है। तो सी का मिलान हो जाएगा 4 से और डी का 3 से। तो इस प्रकार से बी आंसर 42 का सही है। अगला 43 नंबर प्रश्न है समृद्धि की नियमित दर। समृद्धि की नियमित दर जो है वह RM सोलो द्वारा दी गई उदाहरण है। स्वर्णिम युग, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन स्वर्णिम युग की बात करती हैं। श्रमिक वस्तु मॉडल जो है ब्रह्मानंद द्वारा दी गई उदाहरण है। और आर्थिक जीवन का चक्रीय सिद्धांत शुम्पीटर द्वारा दी गई उदाहरण है। तो इस प्रकार से डी का सेकंड से मिलान हो जाएगा, सी का फर्स्ट से मिलान हो गया है और सी का फर्स्ट से हो गया, बी का मिलान हो जाएगा फोर्थ से और ए का मिलान थर्ड से हो गया है। तो इस प्रकार से सही आंसर 43 का डी है। अगला 44 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। निरपेक्ष आय परिकल्पना। तो निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा दी गई उदाहरण है। ए का मिलान हो जाएगा थर्ड से। व्यापार का उत्पादन एंडाउमेंट परिवर्तन का प्रभाव, तो व्यापार पर उत्पादन एंडाउमेंट परिवर्तनों का प्रभाव जो है और पारस्परिक मांग मिल द्वारा दी गई उदाहरण है। तो सी का मिलान हो जाएगा 4 से। तो अभी तक ए और सी सही हैं, ए और सी अभी सही, बी और डी गलत हैं। तो यह व्यापार का उत्पादन एंडाउमेंट परिवर्तनों का प्रभाव जो है रिवेंजिस्की प्रमेय है। तो बी का मिलान जो है फर्स्ट से हो जाएगा, तो इसलिए सी आंसर सही है। अगला उत्पादन कीमत समकारी सिद्धांत जो है सैमुअल्सन द्वारा दी गई उदाहरण है, तो इसलिए सी सही है। अगला है ऐच्छिक विनिमय उपागम। स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं का सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय समृद्धि का टाइम पैटर्न, लघुतम समग्र त्याग का सिद्धांत। तो इसमें जो है वह ऐच्छिक विनिमय उपागम की अवधारणा जो है विक्सेल लिंडेल द्वारा दी गई उदाहरण। ए का मिलान हो जाएगा 3 से। इसके अलावा स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं का सिद्धांत चार्ल्स टाइबुट द्वारा दी गई उदाहरण है, यह फोर्थ से हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय में समृद्धि का टाइम पैटर्न,
तो यह फर्स्ट से मिलान हो जाएगा, पिकाक द्वारा दी गई उदाहरण है। और यह जो बचा एक लघुत्तम समग्र त्याग का सिद्धांत, तो यह हो जाएगा सेकंड स्टेप AC पीकू द्वारा। तो इसलिए 45 का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा। अगला 46 नंबर प्रश्न है हाइब्रिड इंडेक्स नंबर। तो हाइब्रिड इंडेक्स नंबर किसके द्वारा दी गई अवधारणा है? तो हाइब्रिड इंडेक्स नंबर यह जो है स्पेयरमैन हाइब्रिड इंडेक्स नंबर फर्स्ट, इसमें तो उल्टा दिया गया है। स्पेयरमैन किसकी बात करते हैं? तो अगर स्पेयरमैन देखा जाए तो रिग्रेशन की बात करते हैं, तो एक का मिलान हो जाएगा डी से। स्पेयरमैन रिग्रेशन की बात करते हैं तो एक का मिलान टी से हो गया। इसके अलावा यूले, बी में दिया गया है यूले, तो सेकंड यूले जो है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, तो यह बी का सेकंड से हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर रैंक कोरिलेशन स्पेयरमैन बात करते हैं, तो फर्स्ट का सी से हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट सी। इसका सही आंसर जो है 46 का बी है, फोर्थ का सी है रिग्रेशन स्पेयरमैन, या बी आंसर सही है 46 का। इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिए।